अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सिमुलेशन का एक टॉपिक हमने किया था जिसके अंदर बिल्कुल बेसिक्स सा हमने एक मॉडल बनाया था, जिसके ज़रिए हमने पिछली वीडियो के अंदर जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। उससे ये रिलेटेड हमने उसी तरह के स्टेप्स डिमांड और लीड टाइम में करने हैं सेम, और फिर इसके बाद हमें एक प्रॉपर एक मॉडल रन करना होगा, जिसकी मदद से हम लोग ये देख सकेंगे कि कौन सा मॉडल यानी कि रैंडम नंबर वगैरह सेलेक्ट करके किस पर हमारा सिमुलेशन जो है वो बेस्ट बैठ रहा है। तो वो मॉडल जो है वो यानी कि सिर्फ 10-15 दिन के ऊपर चला के हम नहीं देख सकते, जज नहीं कर सकते, लेकिन अकॉर्डिंगली हम लोग को एग्ज़ाम पास करना है तो वो सर हमें बता देंगे कि आपके कितने डेज़ पे ये काम करना है। तो सबसे पहले हमने डिमांड और फ्रीक्वेंसी और लीड टाइम और फ्रीक्वेंसी, इनके पहले हमने प्रोबेबिलिटी निकाल के एक्यूमुलेशन जो हमने लास्ट टॉपिक के अंदर किया था कवर, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हम फटाफट इसको करते हैं। तो हमने ये प्रोबेबिलिटी, कम्युलेटिव और रेंज वगैरह निकाल दिए। तो ये रेंज बेसिकली रैंडम नंबर की रेंज होती है, और ये प्रोबेबिलिटी वगैरह हमने किससे निकाली, फ्रीक्वेंसी के जो सम होगा, ठीक है, उसको हर नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी को टोटल सम से डिवाइड कर देना, तो हर किसी की प्रोबेबिलिटी अलग अलग आ जाएगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी जो है वो इस तरह से है कि पहला जो है एज इट इज़ लिख देंगे, फिर इसको इससे प्लस कर देंगे, दें इसको इसके, और एंड में हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। और रेंज हमने ऐसे निकाली थी कि यहाँ पर 0.05 है, तो 1 से लेके 5, ठीक है, फिर 6 से लेके 15, 16 से लेकर 35, इस तरह से हमें ये कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी को देखते हुए रेंज बनानी है। बेसिकली ये रेंज जो है ये रैंडम नंबर की रेंज है, ठीक है। इसी तरह से लीड टाइम के अंदर भी हमने यही चीज़ दोहराई है, और इसमें भी हमने ये प्रोबेबिलिटी निकाली और कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी और रेंज निकाली। अब जो है इसका अगला स्टेप है जिसके अंदर हमें कुछ डेटा गिवन होगा, जिसकी मदद से हम लोग इसका पूरा मॉडल रन करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमने सेकंड स्टेप करना है उसके अंदर हमें ये गिवन होगा सवाल के अंदर कि रन मॉडल ऑन 10 डेज़, 20 डेज़, 30 डेज़, 5 डेज़, जो भी गिवन हो हमने उसके हिसाब से लेके चलना है। लेकिन यहाँ पर जो है हमें रन मॉडल ऑन 10 डेज़ करना है, ठीक है। हमने यहाँ पर 10 दिनों का एक मॉडल बनाना है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर जो है हमें डेटा गिवन होगा, ठीक है। डेटा में जो हमें ऑर्डर क्वांटिटी भी पता होगी, री ऑर्डर पॉइंट भी पता होगा, ठीक है, सी नॉट भी यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट भी पता होगी, होल्डिंग कॉस्ट भी। अगर होल्डिंग कॉस्ट परसेंटेज में दी होगी तो हमें कॉस्ट मालूम होगी, तो हम उस कॉस्ट पर जो है वो होल्डिंग कॉस्ट निकाल देंगे, यानी कि परसेंटेज से होल्डिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं। इसी तरह से कॉस्ट पर लॉस सेल, ठीक है, ये क्या होता है, यानी कि आप जब हमने सेफ्टी स्टॉक वाला चैप्टर है वो पढ़ा होगा, तो उसके अंदर हमने कुछ ऐसे स्टॉक भी निकाले, यानी कि स्टॉक आउट आपने निकाला होगा, तो उस स्टॉक आउट की क्या एक कॉस्ट थी जो हमने लॉस कर लिए, तो वो उसकी कॉस्ट है यहाँ पर। तो फिर ये डेटा गिवन होने के बाद हमें इस तरह का चार्ट बना देना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले डे आएगा, ठीक है, फिर यूनिट रिसीव आएंगे, देन बिगिनिंग इन्वेंट्री, रैंडम नंबर, डिमांड, एंडिंग इन्वेंट्री, लॉस्ट सेल, ठीक है, और री ऑर्डर पॉइंट, रैंडम नंबर और लीड टाइम। तकरीबन ये 10 कॉलम बनेंगे इसके अंदर। और फिर इसके बाद हम ये सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर डेज़ लिख देने, यानी कि हमें कितने डेज़ की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर हम लिख देंगे 10 डेज़। तो यहाँ पर हमने 10 डेज़ लिख दिए हैं। और सबसे पहले हमारे पास यूनिट रिसीव तो नहीं हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास ऑर्डर क्वांटिटी यानी कि 10 है, तो हम बिगिनिंग इन्वेंट्री से स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर यूनिट रिसीव पे 0 लिख देते हैं, और हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से 10 यूनिट से, ठीक है। अब यहाँ पर जो है रैंडम नंबर का कॉलम आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। एक रैंडम नंबर आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है, एक रैंडम नंबर आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये रैंडम नंबर बेसिकली सवाल में गिवन होंगे,
उस सवाल के अंदर या तो डेटा में गिवन होगा तो सवाल के अंदर डेटा मौजूद होगा इसका, तो हमने यहाँ पर रैंडम नंबर ले लेना है। तो फ़िलहाल ये एक बेसिक सवाल है, तो मैं रैंडम नंबर अपनी तरफ से ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो है रैंडम नंबर ले लिया है और अब यहाँ पर जो है हम सवाल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये 10 है, ठीक है, तो हम 10 यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए डे 1 पे हम आते हैं। डे 1 पे जो है हमारे पास यूनिट रिसीव 0, बिगिनिंग इन्वेंट्री 10 है। तो बिगिनिंग इन्वेंट्री 10 है तो रैंडम नंबर यहाँ पर हमारे पास 6 है। तो 6 रैंडम नंबर का मतलब ये है कि हमने जो पुराना सॉल्व किया है उसकी रेंज में जाना है। यहाँ पर रेंज में 1 से 5, तो 6 यहाँ लाई नहीं कर रहा, तो 6 to 15 यहाँ पर 6 लाई कर रहा है। तो हमने इस रेंज के डिमांड के कॉलम पे जाना है और यहाँ पर देखना है डिमांड क्या है। तो यहाँ डिमांड 1 है, ठीक है, तो यहाँ डिमांड 1 है तो हम यहाँ पर डिमांड 1 लिख देंगे क्योंकि यहाँ रैंडम नंबर 6 था, तो 6 की रेंज में डिमांड 1 आ गई थी। तो यहाँ पर समझे कि डिमांड 1 है, बिगिनिंग इन्वेंट्री 10 है, तो हमारे पास 10 यूनिट मौजूद हैं, एक की डिमांड आ गई, तो एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास 9 बच गई, ठीक है। और इसमें हमारा कोई सेल जो है लॉस नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि सारी इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद थी, डिमांड हम फुलफ़िल कर रहे थे। तो रीऑर्डर पॉइंट हम 9 कर देंगे, क्यों? क्योंकि रीऑर्डर पॉइंट ऊपर कह रहा है कि जब तक हमारे पास 5 यूनिट ना हो जाए हम रीऑर्डर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर रीऑर्डर 0 और यहाँ पर रैंडम नंबर नहीं आएगा और लीड टाइम भी नहीं आएगा। अब सेकंड डे पे आते हैं। सेकंड डे पर जो है हमारा यूनिट रिसीव 0 होगा, ठीक है, और अब एंडिंग इन्वेंट्री जो फर्स्ट डे की होगी वो ओपनिंग हो जाएगी। ये तो बिल्कुल बेसिक सा है। जो कल की एंडिंग होगी वो आज की ओपनिंग होगी, जो आज की एंडिंग होगी वो कल की ओपनिंग हो जाएगी। तो अब यहाँ पर जो है बिगिनिंग इन्वेंट्री 9 है और रैंडम नंबर 63 है। तो अब हम जाएंगे दोबारा से डिमांड की रेंज पे। डिमांड की रेंज यानी कि हमें 63 देखना है कि कहाँ लाई कर रहा है। तो 63 जो है वो इस वाले कॉलम में, इस वाली रो में लाई कर रहा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे इसकी डिमांड क्या है। तो उसकी डिमांड जो है वो 3 है, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास 9 यूनिट्स हैं, डिमांड आ गई 3 की, तो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री बच जाएगा 6। अब हम अब भी रीऑर्डर नहीं करेंगे, ठीक है, लॉस सेल भी नहीं हुआ और रीऑर्डर नहीं करेंगे। इसी तरह से हमारे पास यूनिट रिसीव भी नहीं हुआ क्योंकि हमने कोई ऑर्डर नहीं किया। और फिर दोबारा से हमने बिगिनिंग इन्वेंट्री कल वाली लिख दी 6। अब यहाँ पर 57 है, तो हम दोबारा से जाएंगे यहाँ पर और 57 यहाँ पर कहाँ लाई कर रहा है, 57 भी यहीं लाई कर रहा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे इसकी भी डिमांड 3 है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर डिमांड 3 लिख दी। तो अब यहाँ से 6 में से 3 आउट हो गए, तो 3 रिमेनिंग। नाउ लॉस सेल तो 0 ही है और रीऑर्डर हमने अब करना है। क्यों? क्योंकि अब हमारा जो एंडिंग इन्वेंट्री वो 5 से कम है, यानी कि रीऑर्डर जो है वो 5 और 5 से कम हो तो हमने फ़ौरन रीऑर्डर करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यस। अच्छा, अब जब यहाँ पर हमने रीऑर्डर यस कर दिया तो रैंडम नंबर, अब हम कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर रैंडम नंबर ले रहा हूँ 7, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तो मैं ख़ुद से ले रहा हूँ, लेकिन जब सवाल सर अगर गिवन देंगे रैंडम नंबर तो हमने उसमें से पिकअप करना है, ठीक है। अब यहाँ पर लीड का रैंडम नंबर आ रहा है 7, ठीक है। तो अब हमने लीड टाइम की रेंज में जाना है और देखना है कि 7 कहाँ लाई कर रहा है। तो 7 120 के रेंज में लाई कर रहा है और इसका लीड टाइम है 1, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया 1। अब यहाँ पर आ जाओ दोबारा से 4 डे के अंदर। 4 डे में जो एंडिंग इन्वेंट्री थी वो हमने यहाँ पर लिख दी है। इसका 94 है। 94 कहाँ लाई कर रहा है? 94 5 के डिमांड में लाई कर रहा है, तो हमें यहाँ लिख देना है 5। नाउ अब कॉन्सेंट्रेट करें, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट क्यों करें? क्योंकि यहाँ पर बिगिनिंग इन्वेंट्री हमारे पास 3 है, डिमांड आ गई 5 की, यानी कि
हमारे पास मौजूद है 3 यूनिट, लेकिन हमने देना है 5 यूनिट। तो यानी कि अब हमारे पास इन्वेंट्री तो ज़ीरो हो गई, लेकिन जो एक्सेस डिमांड थी उसको हम फुलफ़िल नहीं कर पाए, तो इसका मतलब हमने 2 यूनिट का लॉस कर दिया। नाउ हम इन्वेंट्री तो हमारी ज़ीरो हो गई है और रीऑर्डर हम पहले कर चुके थे, तो इसलिए यहाँ पर नो करेंगे। अब हम आ गए 5वें दिन पे। 5वें दिन पे जो है हमारी इन्वेंट्री, जब एंडिंग इन्वेंट्री ज़ीरो हो जाए तो हमने यूनिट रिसीव कर लेना है। तो हमारा यूनिट रिसीव था ऑर्डर क्वांटिटी 10 का, तो हमने 10 यूनिट रिसीव कर लिए। ठीक है, यही हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगा। अब 52 की लाइन में हमने देखना है, 52 की लाइन में हमने देखना है। तो 52 यहाँ पर दोबारा से 3 की डिमांड में आ रहा है, तो हमने यहाँ पर 3 लिख देना है। वही प्रोसेस दोबारा से रन करना है। 7 0 9 डैश डैश। अच्छा, अब ये मैं कंप्लीट करके इसके आगे का स्टेप बताता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर हमने ये बना लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो लॉस्ट सेल जो है वो हमारे पास एक ही बार आई है। इसके अलावा हमारे पास फ्री टाइम हमने ऑर्डर किए 1 2 और 3 जहाँ यस से, यानी कि इसको काउंट करना है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एंडिंग इन्वेंट्री का सबमिशन ले लिया है, लॉस सेल का जो है वो 2 ले लिया है और रीऑर्डर हमने 3 टाइम्स किए हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर जो भी निकालना है वो एवरेज एंडिंग इन्वेंट्री है, एवरेज लॉस सेल है और एवरेज ऑफ ऑर्डर प्लेस है। तो हमने सबसे पहले ये तीनों चीज़ें निकाल लेनी है। एवरेज इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री जो कि हमारे पास एंड में जो सबमिशन आया था उसका एवरेज ले लेना है। यहाँ पर एंडिंग इन्वेंट्री 41 है, तो यहाँ पर हमने इस 41 को डिवाइड बाय 10 कर देंगे क्योंकि 10 डेज थे। तो जो आंसर आएगा वो हमारा एवरेज इन्वेंट्री एंडिंग इन्वेंट्री होगा। तो हमने यहाँ पर जो है सबकी एवरेज निकाल ली है। जो एवरेज आएगा वो पर डे के हिसाब से आएगा। ठीक है, एवरेज एंडिंग इन्वेंट्री 4.1 पर डे, 0.2 एवरेज लॉस्ट सेल है और एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस 0.3 पर डे। नाउ अब हमें जो सवाल की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से चलना होगा। यहाँ पर हमने तीनों चीज़ें निकाली। अगर सवाल में कहता है कि सिर्फ डेली होल्डिंग कॉस्ट निकालनी है या डेली ऑर्डर कॉस्ट, तो हमें वो निकालनी होगी, लेकिन यहाँ पर मैं तीनों निकाल के बताऊँगा। डेली ऑर्डर कॉस्ट कैसे निकलेंगे, कॉस्ट ऑफ ईच ऑर्डर प्लेस, यानी कि एक ऑर्डर लगाने पे कितना क्या कॉस्ट आ रही है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ प्लेस ऑर्डर पर डे। ठीक है, नंबर ऑफ प्लेस ऑर्डर पर डे हमने यहाँ पर निकाला था, यानी कि ईच कॉस्ट जो हमारे पास डेटा गिवन था उसके अंदर $10 था। ठीक है, तो हमने जो है सबसे पहले क्या करना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.3, तो जो आंसर आएगा वो हमारा डेली ऑर्डर कॉस्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो है डेली होल्डिंग कॉस्ट है। डेली होल्डिंग कॉस्ट भी हमने एवरेज निकाला था उसका, और जो इसका एवरेज था वो एवरेज एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट, यानी कि ये हमारे पास पर डे की एंडिंग इन्वेंट्री है 4.1। तो यहाँ पर हम इसकी होल्डिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट वही होती है जो हमारे पास इन्वेंट्री मौजूद होती है। तो यानी कि 4.1 तो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट आ गया, और कॉस्ट ऑफ होल्डिंग पर यूनिट आ गया हमारे पास 0.03। तो हमने यहाँ पर 0.03 मल्टीप्लाई बाय 4.1 कर देना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.123। इसी तरह से डेली स्टॉक आउट कॉस्ट, डेली स्टॉक आउट क्या है, कॉस्ट ऑफ पर लॉस सेल जो कि $8 था, मुझे याद है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज नंबर ऑफ लॉस सेल पर डे। एवरेज नंबर ऑफ लॉस सेल हमारे पास गिवन हमने अभी निकाला था 0.2 पर डे आ रहा था, तो 0.2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा तकरीबन 1.6। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।